नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल टैली विद पवन सर 2.0 पर स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज से हम अपना फाउंडेशन कोर्स ऑफ बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि यदि आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो ये बेहद जरूरी है कि टैली का नॉलेज होने के साथ साथ आपको अकाउंट्स का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट तैयार हो सकते हैं। तो आइए इसी कड़ी में हम आज का ये अध्याय शुरू करते हैं और आज से हम लोग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ाई करेंगे। और आइए आज के अध्याय को शुरू करते हैं। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, लेट्स लर्न अबाउट द फॉलोइंग टर्म्स। देखिए, एक बार चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आज हम आपको अकाउंट्स लिखते वक्त बहुत सारे शब्द, बहुत सारी शब्दावली इस्तेमाल की जाती है, जिसके बारे में ये संभावना है कि जो बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता है तो उसको तो इनके बारे में नॉलेज होती है क्योंकि उसने 11th क्लास में ये सारी बातें पढ़ी होती है। लेकिन जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चा टैली सीखने आता है तो ज्यादातर ये देखा जाता है कि उन बच्चों को अकाउंट्स की जो बेसिक जो टर्म्स होती हैं उनके बारे में उतनी अच्छी प्रकार से नॉलेज नहीं होती जितनी अच्छी प्रकार से होनी चाहिए। तो हम ये इस चैनल के ऊपर जितनी भी अपनी क्लासेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, इसका यही उद्देश्य है कि आप चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या आप चाहे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और इवन चाहे आपने 10वीं तक का ही पढ़ाई किया हुआ है, तो आपको टैली सीखने में कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या ना आए। तो मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पर जिन टर्म्स के बारे में, जिन शब्दों के बारे में आपको बताया जाएगा, तो पहली बात तो ये कि टू द पॉइंट बताया जाएगा और बोलचाल की भाषा में बताया जाएगा, सिंपल भाषा में बताया जाएगा। उस शब्दावली को हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो जनरली सामान्य तौर पर बोलने में इस्तेमाल की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टर्म है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट्स। अब अगर ये सवाल कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे से पूछा जाए तो कैपिटल अकाउंट को वो बहुत अच्छी प्रकार से डिफाइन कर सकता है। तो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे को कम से कम कितना पता होना चाहिए टैली सीखने से पहले, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लीजिए, मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि मिस्टर राम ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसने अपने बिजनेस को नाम दिया राम एंड कंपनी। तो बोलचाल की भाषा में तो हम ऐसे बोलते हैं कि राम जो है राम एंड कंपनी का मालिक है, ओनर है, जबकि इसको अकाउंटिंग भाषा में हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो बड़े ही सिंपल शब्दों में आप क्या कहेंगे कि कैपिटल अकाउंट्स का मतलब हुआ ओनर ऑफ द बिजनेस। एम आई क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको शुरुआत में बिल्कुल थोड़े शब्दों में समझाना चाहूंगा ताकि आपको मिनिमम इतना नॉलेज हो कि जैसे मैंने आपको बताया कि भी कैपिटल अकाउंट्स को आप क्या बोलेंगे, भी ओनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जो बिजनेस का मालिक है उसको हम लोग अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। इतना काफी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेरे पास में टर्म है वो है लोन्स लाइबिलिटी। अब ये लोन्स लाइबिलिटी क्या होता है? जो पैसा हमने दूसरों से एज ए लोन उधारा ले रखा है, मीन्स हमने अपने बिजनेस को रन करने के लिए कहीं से पैसा लिया, तो वो क्या कहलाएगा? लोन्स लाइबिलिटी कहलाएगा। लीजिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो राम ने बिजनेस स्टार्ट किया था राम एंड कंपनी के नाम से, तो राम ने जो है एसबीआई बैंक से, सपोज करते हैं कि राम ने एसबीआई बैंक से 2 लाख रुपए का अपने बिजनेस को रन करने के लिए लोन लिया। अब ये राम एंड कंपनी का क्या हो जाएगा? लोन्स लाइबिलिटी हो जाएगा।
और लोन्स लाइबिलिटी में हम इसको शो करेंगे अंडर सिक्योर्ड लोन के। अब आप समझिए कि सिक्योर्ड लोन क्यों है। एक्चुअली क्या है कि बैंक जो भी लोन देता है वो सिक्योरिटी पर देता है, बिना सिक्योरिटी के बैंक कोई लोन नहीं देता। तो इसी वजह से हम इसको कहां पर रखेंगे, हम इसको रखेंगे सिक्योर्ड लोन के अंदर। तो लोन्स लाइबिलिटी अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो मुख्य तौर से, मैंने कहा मुख्य तौर से दो प्रकार की होती है। एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। आइए समझाते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है। देखिए, राम का एक जानकार, एक फ्रेंड है जिसका नाम है मोहन। तो राम ने अपने बिजनेस को रन करने के लिए मोहन से सपोज करिए कि 50,000 रुपए का लोन लिया। अब मोहन क्योंकि राम का फ्रेंड है, राम का जानकार है, तो मोहन ने राम को बिना किसी सिक्योरिटी के लोन प्रोवाइड कर दिया। तो ये यहां पर कहलाएगा अनसिक्योर्ड लोन। तो अब अगर मैं आपको मोटा मोटा समझाऊं तो भाई लोन्स लाइबिलिटी मींस वो लाइबिलिटी जो हमने किसी से लोन के रूप में ली है, बिजनेस को रन करने के लिए ली है। ये मुख्य तौर से दो प्रकार की होती है, एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है। तो यहां पर दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अभी मैं ये थोड़ा सा मतलब बेसिक लेवल से ही करवा रहा हूं। यदि आप इसको और ज्यादा डीपली समझना चाहते हैं तो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले हमने अपने पुराने यूट्यूब चैनल पर, ये हमारा जो है पुराना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है टेली विद पवन सर। तो टेली विद पवन सर पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम लोगों ने 9 वीडियोस अपलोड किए हैं। यदि आप, जो मैं आपको जिस लेवल से पढ़ा रहा हूं, अगर आपको इससे भी गहराई में इन चीजों को समझना है तो आप हमारी ये वीडियोस देख सकते हैं। इन वीडियोज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा ताकि आपको इन वीडियो को ढूंढने में दिक्कत समस्या ना आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि हमारी जो अगली जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज होती हैं चालू देनदारियां। अब ये चालू देनदारियों का मतलब क्या होता है, जो निकट भविष्य में हमें वापस करनी होती है, मतलब लौटानी होती है। या इसको ऐसा बोल सकते हैं जो विद इन 1 ईयर देनी होती है, या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर ये हम वापस करेंगे। दैट इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज में हम लोग क्या क्या चीजें रखते हैं। करंट लाइबिलिटीज के अंदर आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। देखिए यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि यदि आप अकाउंटिंग फील्ड में नए हैं तो जितने भी शब्द यहां पर आपको बताए जा रहे हैं, इन शब्दों को आप कागज के ऊपर लिखेंगे, उनके अर्थ को लिखेंगे और बार बार उन शब्दों को बोलने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब तक ये शब्दावली, ये टर्म्स, ये टर्मिनोलॉजीज आपकी जुबान पर नहीं बैठेंगे, आप एक अच्छे प्रोफेशनल अकाउंटेंट तैयार नहीं होंगे। आप समझिए, आप किसी कंपनी के अंदर काम करना चाहते हैं एज एन अकाउंटेंट और आपको इन शब्दों को बोलने में भी दिक्कत आती है, झिझक होती है, जो आप कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, अरे भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं भाई, ये शब्द आपके लिए नए हो सकते हैं, तो ये बेहद जरूरी है कि बार बार आप इन शब्दों को बोलें, इन शब्दों का प्रॉपर उच्चारण करना सीखें, ताकि जब इन शब्दों को आपको बोलना पड़े तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप इन शब्दों को बोल पाए। आपने कहा था ना सर कॉन्फिडेंस की कमी है तो कैसे रिमूव करें, तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया कि जो कुछ भी आप नया सीखें उसको बार बार बोलने का अभ्यास करें और इतनी अच्छी प्रकार से अभ्यास करें कि कल को जब आपको वो शब्द बोलने पड़े तो आप भी बिल्कुल पूरे परफेक्शन के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन शब्दों का उच्चारण करें। ये बेहद जरूरी है कि आप बार बार इनको बोलने का प्रैक्टिस करें, ताकि इन शब्दों को बोलते वक्त आपकी जुबान, आपकी जो जुबान है ये सारे शब्द उस जुबान के ऊपर टिक जाए और आपको स्वाद आए बोलने में। स्वाद जब आपको आने लग जाएगा ना बोलने का, तो फिर कॉन्फिडेंस
अपने आप आ जाएगा। तो स्वाद भाई इसी प्रकार से आएगा, धीरे धीरे बोलना सीखो। चलिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स में आपको समझा रहा था कि एक्चुअली जो सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं वो हमारे सप्लायर्स होते हैं। अब ये सप्लायर्स कौन होते हैं भाई? जिनसे हमने उधार में सामान परचेज कर रखा है। अब सामान का मतलब गुड्स, इट में भी गुड्स हो सकता है, या आपके बिजनेस में क्या पता सर्विसेज में आप लोग डील करते हैं। तो वट एवर, जो भी आप जिस बिजनेस में डील करते हैं, अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो आपने जिन सप्लायर से गुड्स परचेज किया हुआ है, या फिर अगर आप सर्विसेज में डील करते हैं तो जिन सप्लायर से आपने सर्विसेज उधार में परचेज किया हुआ है। अब आपने उधार में किसी से गुड्स परचेज कर लिया तो आप उसका पैसा देंगे ना। तो जिनसे आपने उधार में परचेजिंग किया वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कहलाएंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स कहलाएंगे। आइए इन दोनों शब्दों को अलग अलग बयां करता हूं कि यहाँ पर जो सन्ड्री शब्द है, सन्ड्री का मतलब है विविध, अनेकों प्रकार का है, और क्रेडिटर्स का यहाँ पर अर्थ होता है सप्लायर्स। मींस वो पार्टी जिसने आपको उधार में सामान बेच रखा है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो वो पार्टी जिससे आपने उधार में सामान खरीद रखा है। ठीक है, बोलिए, क्लियर हुआ? क्या बताऊं कि क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमने उधार में सामान खरीदा है और हमने उनका पैसा देना है, इसलिए ये आता है करंट लायबिलिटीज में। अब एक बात बताइए, आपने किसी से उधार में सामान खरीदा तो क्या 4-5 साल में पैसा दोगे? हैं, क्या होता है अभी 2-4 महीने में पैसा वापिस करना होता है। तो इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स कहां पर रखा जाता है? करंट लायबिलिटीज के अंदर रखा जाता है। तो ये बेहद जरूरी टर्म है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो बोलना सीख लीजिए, पढ़ना सीख लीजिए और इसके अर्थ को भी समझ लीजिए। अगला शब्द यहां पर आता है ड्यूटीज एंड टैक्सेज। अब मेरा जो बिजनेस है इसमें जो टैक्स मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं, जैसे मुझे जीएसटी देना है, टीडीएस देना है, टीसीएस देना है, तो जो भी गवर्नमेंट के मेरे ऊपर ड्यूटीज और टैक्सेज हैं, अब वो भी मुझे महीने 2 महीने में देने होते हैं। तो वो भी क्या होते हैं? वो करंट लायबिलिटीज का हिस्सा होते हैं। तो जो भी मैंने सरकार को जीएसटी पे करना है तो वो कहां पर आता है? अंडर आता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। ये मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज में टर्म्स आपको आज पढ़ा रहा हूं ना, ये टैली चलाते हुए सारी टर्म्स बेहद काम आती हैं। ध्यान देना, यही टर्म्स हम लोग टैली में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर जो लास्ट हमने लिया है वो लिया है एक्सपेंसेस पेबल। एक्सपेंसेस पेबल को हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ? मींस वो एक्सपेंसेस जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज ए आउटस्टैंडिंग खड़े हैं। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ भाई? आउटस्टैंडिंग का मतलब हुआ कि जो पैसा हमने अभी पे करना बकाया है उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग है। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। अब जैसे मान लो ये महीना भी जो गया, ये महीना गया अभी मई का, तो मई का रेंट हमें मई में ही पे करना था, किसी कारण से हम उसको पे नहीं कर पाए, तो मई का रेंट जून में क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा, मींस रेंट पेबल हो जाएगा। इसी तरह से आप समझिए, हम लोगों ने अप्रैल का सैलरी मई में पे करना होता है, तो यदि हम किसी कारण से अप्रैल का सैलरी मई में पे नहीं कर पाए तो वो क्या बन जाता है? वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बन जाता है। या इसको दूसरे शब्दों में समझाऊं तो जो लास्ट ईयर के जो एक्सपेंसेस थे, जो हमने लास्ट ईयर में पे कर देने चाहिए थे और वो किसी कारण से हम नहीं पे कर पाए, तो उनको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खड़ा करते हैं एज ए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक्सपेंसेस पेबल। क्लियर है? तो कुछ ये बेसिक सी टर्म्स आज हमने आप लोगों के साथ शेयर की, और वो भी मैं कहूंगा बड़े बेसिक लेवल से की है और मिनिमम की है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बहुत सारी बातें पढ़ा दी, केवल थोड़ी सी बातें पढ़ाई हैं। आइए एक बार इनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कैपिटल अकाउंट्स। क्या होता है कैपिटल अकाउंट? आपने बताया सर जो ओनर होता है ना, जो मालिक होता है, वो क्या कहलाता है अकाउंट्स में? कैपिटल अकाउंट्स कहलाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आपने बताया सर लोन्स लायबिलिटी। ठीक है जी, जो पैसा हमने दूसरों से बिजनेस को रन करने के लिए उधार में लिया, दैट इज कॉल्ड लोन्स लायबिलिटी। इट में बी सिक्योर्ड लोन और इट में बी अनसिक्योर्ड लोन। अगर आपने सिक्योरिटी
पर कोई लोन लिया तो वो कहलाएगा सिक्योर्ड लोन, बिना सिक्योरिटी का लोन लिया तो वो कहलाएगा अनसिक्योर्ड लोन। और फिर इसके बाद में आता है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज होती हैं चालू देनदारियां हैं, जिसके अंदर हमने क्या क्या रखा था, सन्ड्री क्रेडिटर्स रखा था, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखा था, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंसेस पेबल को रखा था। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना है। ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले एक हेडिंग बनाना है, और उस हेडिंग का नाम आप क्या देंगे, आप नाम देंगे टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। क्या हेडिंग देंगे, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। और ये लाइबिलिटीज जो मैंने आपको पढ़ाई, इसको एक कागज के ऊपर फटाफट लिख लेंगे, और वो भी बिना देखे, देख करके नहीं लिखना है, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आपको लिखने का प्रयास करना है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, लेकिन अभी मैं आपको क्या कहूंगा कि यहाँ पर वीडियो को पॉज करें, और एक बार ये जितनी टर्म्स आपको बताई हैं, जिस सीक्वेंस में बताई है, उसी सीक्वेंस में इनको याद करने का प्रयास करें, और साथ के साथ लिखने का भी प्रयास करें, तब मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो यदि आप वाकई में प्रोफेशनल अकाउंटेंट तैयार होना चाहते हैं तो ये बेहद जरूरी है। ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताया कि भाई ये जितनी बातें मैंने आपको पढ़ाई, अगर मैं अकाउंट की भाषा में समझाऊं तो ये सारी की सारी क्या है, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज है। ठीक है, जो आपको पहले वीडियो में बताया था ना कि अगर हमें प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है तो हमें चार बातें अच्छे से समझनी होंगी, लाइबिलिटीज, एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम। तो आज से आज हमने टॉपिक कवर किया लाइबिलिटीज वाला, अगले टॉपिक में हम कवर करेंगे एसेट्स को। तो यहाँ पर एक बार आगे बढ़ने से पहले फिर से निवेदन करूंगा कि भाई एक कागज उठाइए, पेन उठाइए, लिखिए, हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, और ये सारी बातें एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए मैं एक सवाल आज आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो अक्सर मैंने देखा कि इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है। इंटरव्यूज में पूछा जाता है, कई बार टैली का एग्जाम होता है उसमें भी, कई बार क्या मैं तो मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में, टैली के ऑनलाइन एग्जाम में भी ये बातें पूछी जाती हैं। और आजकल आपको पता है कि वर्क फ्रॉम होम चला हुआ है, तो जहां पर नए अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनकी अकाउंटिंग स्किल्स चेक करने के लिए एक क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है कि आप उसको सोल्व करके दीजिए। तो उसमें कई बार इस तरह के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, और कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा तो इनको फटाफट क्लियर कर देता है, लेकिन नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे कई बार मैंने ऐसे देखे जो कहते हैं सर हमें तो इसका एबीसीडी भी नहीं आता, ये सवाल आपने कहां से पूछ लिया। तो आइए मैं सवाल पूछता हूं कि एज पर दिस एजम्पशन a business is considered as a separate unit or entity from its owner। ऐसे एक सवाल दे दिया जाएगा और उसके 3 या 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि भाई क्या ये जो ऊपर आपने टर्म बताई, क्या ये अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन है, क्या ये अकाउंटिंग एंटिटी एजम्पशन है, क्या ये गोइंग कंसर्न एजम्पशन है, या चौथा ऑप्शन यहाँ पर दे दिया जाएगा कि क्या ये मनी मेजरमेंट एजम्पशन है। इस तरह के ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर होता ये है कि जिस बच्चे ने केवल टैली सीखा तो उसका तो ये सवाल 101% गलत होगा, क्योंकि उसको केवल टैली का ही नॉलेज है, उसको अकाउंट्स का बेसिक फंडामेंटल कुछ भी नहीं पता। तो आइए मैं इस सवाल का आपको जवाब देता हूं। इस सवाल के जवाब के साथ साथ एक बात का और जवाब देना चाहता हूं कि जो मैंने आज आपको टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज पढ़ाई, तो नॉन कॉमर्स फील्ड का जो बच्चा होता है वो कहता है सर जो आपने पढ़ाया ना कि भाई ये टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज होती हैं, तो बाकी सब तो मेरे को सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया, बट ये जो आपने कैपिटल अकाउंट मुझे पढ़ाया, ये मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरा लाइबिलिटी कैसे हुआ। तो क्या आप इस टर्म को एक बार दोबारा से क्लैरिफाई कर सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट आप कहते हो कि सर लाइबिलिटी होता है, तो किस तरह से ये लाइबिलिटी होता है? आइए मैं एक बार समझाने का प्रयास करता हूं, और ये बातें मैं बड़े अनुभव से बता रहा हूं। ठीक है, कि भाई इस तरह यहां तक बच्चे को क्लियर हो जाता है जब हम ये बातें बताते हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट बच्चे को क्लियर नहीं होता कि कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट मालिक का होता है और बिजनेस भी मालिक का होता है, मालिक का बिजनेस का मालिक, तो ये लाइबिलिटी कहां से आ गई? तो समझिए, अब यहां पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि बिजनेस की भाषा में, ध्यान दीजिए, बिजनेस की भाषा में या अकाउंटिंग की भाषा में जो है राम को जो है एक
अलग, अलग मतलब एक सेपरेट एंटिटी, एंटिटी मतलब इकाई जिसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। और जो बिजनेस है उसको एक अलग एंटिटी माना जाता है क्योंकि बिजनेस की भी एक अलग पहचान होती है। तो अगर मैं बात करूं कि अकाउंट को, ध्यान देना जो बात बोल रहा हूं वो बेहद जरूरी बात बोल रहा हूं, तो ये समझ लीजिए है। अगर एक बार में समझ में ना आए तो बार बार रिपीट कर लियो। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि अकाउंट को यूनिवर्सली एक समान लिखने के लिए या अकाउंट यूनिवर्सली एक समान लिखा जाए, इसके लिए अकाउंट्स लिखते वक्त हम कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ कंसेप्ट और कुछ एजम्पशंस को फॉलो करते हैं ताकि यूनिवर्सली जब अकाउंट्स लिखा जाए तो बिल्कुल एक समान लिखा जाए। ऐसा ना हो कि एक दुकानदार अलग अकाउंट लिख रहा है, दूसरा दुकानदार अलग अकाउंट लिख रहा है। तो अकाउंट्स लिखते वक्त जो एजम्पशंस फॉलो की जाती है उसी में से एक एजम्पशन यहां पर यूज हो रही है जिसका नाम है अकाउंटिंग एंटिटी एजम्पशन। आइए अब मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा कि अकाउंटिंग एंटिटी एजम्पशन क्या होती है और वो क्या कहती है। As per this assumption, a business is considered as a separate unit or entity from its owner। ये एंटिटी कहती है कि बिजनेस जो है, बिजनेस मतलब दुकान, एक सेपरेट एंटिटी होती है, इकाई होती है ओनर से, मतलब मालिक से है। दैट इज द प्रोप्राइटर एंड हिज बिजनेस आर ट्रीटेड टू डिस्टिंक्ट एंटिटीज है। इसीलिए क्या होता है कि जो बिजनेस का मालिक होता है और जो बिजनेस होता है उन दोनों को अलग अलग इकाई मान करके अकाउंट्स लिखा जाता है। इसी नियम की वजह से, इसी नियम के तहत जब हम अकाउंट्स लिखते हैं, तो जब हम अकाउंट्स लिखते हैं तो हम लोग अकाउंट लिखते हैं फर्म का, ध्यान देना। और जब फर्म का अकाउंट लिखते हैं तो यदि प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब मालिक, कैपिटल अकाउंट ओनर ने कोई भी अपना पर्सनल घर खर्च किया तो उसको हम अपने दुकान के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। अब समझना आप लोग, देखो क्या है कि आपको ये बात पहले से पता थी, ऐसा नहीं कि नहीं पता, लेकिन नियम के तहत नहीं पता। अब जो कॉमर्स बैकग्राउंड का उसको तो पता है, नॉन कॉमर्स बच्चा कहता है जी मुझे तो, मैंने कभी इनको पढ़ाई ना, हमें तो ये चीजें पढ़ाई ना गई। तो भाई बेहद जरूरी है, जब कंपनी आपको हायर करेगी ना तो टैली स्किल्स के साथ साथ आपकी अकाउंटिंग स्किल भी चेक की जाएंगी। अब ये मैंने आपको पढ़ा दिया, अब ये मैंने आपको पढ़ा दिया तो लाइए वो सवाल देखिए। सवाल मैंने आपके सामने क्या लिखा था, पढ़िए। एज पर दिस अजम्पशन अ बिजनेस इज कंसिडर्ड एज ए सेपरेट यूनिट और एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। बताइए कौन सी एजम्पशन है, अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन, अकाउंटिंग एंटिटी एजम्पशन या फिर गोइंग कंसर्न एजम्पशन। अब आप क्या कहेंगे, सर ये तो अकाउंटिंग एंटिटी एजम्पशन होती है। तो अब आया समझ में आपको, अकाउंटिंग एंटिटी एजम्पशन क्या कहती है कि बिजनेस एक अलग सेपरेट एंटिटी है और जो बिजनेसमैन है, जो ओनर है, वो एक सेपरेट एंटिटी है। चलिए अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज की जो ये हमारी पहली क्लास लगी आज, जिसमें हमने फाउंडेशन कोर्स ऑफ बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में आपको पढ़ाया, तो उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको अच्छी लगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टैली विद पवन सर 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि देखिए मैं अपनी कलेक्शन एक बार आपको दिखाना चाहूंगा कि टैली विद पवन सर 2.0 पे जबरदस्त कमाल होने जा रहा है। अभी हम लोगों ने आई थिंक पता नहीं 29 या फिर 30 मई को हमने ये चैनल स्टार्ट किया था और आज केवल 4 मई हुआ है, और इतने कम समय में हम लोगों ने अपने चैनल के ऊपर 13 वीडियो पहले डाल दिए, 14वां अभी मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 14 वीडियो आपके अभी अपलोड हो जाएंगे। और ऐसे ही ढेरों वीडियो जो आपको प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनाएंगे। मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि यदि आप इस चैनल पर जुड़े रहे और जितनी क्लासेस मैंने इस चैनल के लिए बनाई, और अगर आपने वो सारी क्लासेस देख ली और अच्छे से समझ ली, तो आपको प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यदि आपकी समस्या है कि सर मुझे जॉब नहीं मिलती,
तो मैंने आपको कहा था ना भाई कि कई बच्चे कहते हैं सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। भाई कॉन्फिडेंस तो जो है ना वो किससे आता है, नॉलेज से आता है। तो उसी प्रकार से क्या कि भाई जॉब तो जो है ना वो नॉलेज से मिलती है, और नॉलेज जो है वो आपको किसी प्रॉपर ट्रेनर से मिलती है। तो पहले आप प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, तभी आपको नॉलेज मिलेगी, और नॉलेज के साथ साथ आपको जॉब भी मिलेगी। कोई बड़ी बात नहीं है जो मिलना है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा अंत में कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें। और यदि आपके सर्कल में कोई ऐसा इंसान है जिसको टैली सीखना चाहता है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। और अब अंत में इस क्लास को लगाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, सब्बा खैर।